अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले देखते हैं पिछले लेक्चर्स में आपने क्या पढ़ा था। आपने देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, हिदायत का वो मजमुआ जो किसी ख़ास मसले के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्राम कहलाता है। फिर आपने देखा प्रोग्रामर क्या है, वो इंसान जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्रामर कहलाता है। इसके बाद आपने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर और ह्यूमन के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी दो एग्ज़ाम थी, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस थी, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन वगैरह। जबकि लो लेवल की दो एग्ज़ाम है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, यानी 0 और 1 की ज़बान, जिसे समझने के लिए उसे किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। जबकि असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर है और जिसमें ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको हम निमोनिक्स का नाम देते हैं। फिर आपने देखा कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। तो 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर आपने पढ़े, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम टॉपिक्स हम पिछले लेक्चर्स में बारी बारी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सी। सी इज़ बेसिकली अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमने आज देखना है कि सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद हमने उसकी हल्की फुल्की हिस्ट्री जाननी है कि ये किसने डेवलप किया और कब डेवलप हुई। एंड लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का वो ख़ास तरीका, वो स्ट्रक्चर कौन सा है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। 1972 में डेनिस रिची ने बेल लेबॉर्ट्री में सी लैंग्वेज को डेवलप किया। इस स्लाइड में आपको 3 सवालात के जवाब नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ हु डेवलप सी लैंग्वेज। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। व्हेन इन 1972 एंड वेयर AT&T बेल लेबॉर्ट्री। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। उस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, यानी उसमें प्रोग्राम लिखने के लिए एक ख़ास स्ट्रक्चर है। तो अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो आपको वो स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। अब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, second one is main function and third one is program body। इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम प्रोग्राम की शुरुआत में लिखेंगे। ये ऐसी हिदायत हैं जिनको हम प्रोग्राम के शुरुआत में लिखेंगे। मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम का एक इंजन है जो उसको चलाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और प्रोग्राम बॉडी, मेन फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स, जो हिदायत हम लिखेंगे उसको हम कहते हैं प्रोग्राम बॉडी। आज के लेक्चर में हम इन तीनों को ही डिटेल में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। पिछली साइड में आपने देखा कि लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से हैं। वो इंस्ट्रक्शंस, वो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो किसी ख़ास काम को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सिस्टम लाइब्रेरी में जब इन फंक्शन की पूरी कलेक्शन रखी जाएगी तो उन फाइल्स को हम हेडर फाइल्स का नाम देते हैं। यानी हमारी लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी फाइल्स हैं जिसके अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद हैं। हमने उनमें से जब भी किसी से काम लेना है तो उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। हेडर फाइल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एक्सटेंशन ऑफ अ हेडर फाइल इज़ .h।
ये फाइल्स जो कि हेडर फाइल्स कहलाती हैं, इनकी जो एक्सटेंशन है वो होती है .h। वो एक्सटेंशन क्या होती है? बेसिकली फ़ाइल का जो नाम है वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। फ़ाइल नेम, फिर डॉट के बाद होती है उसकी एक्सटेंशन। फ़ाइल नेम रिप्रेजेंट करता है कि उस फाइल का नाम क्या है, और जो एक्सटेंशन है वो बताती है कि ये किस किस्म की फ़ाइल है। लाइक .doc का मतलब है कि डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, .mp3 एक म्यूज़िक ऑडियो फाइल है। इसी तरह .h जो है वो हेडर फाइल्स है, यानी उसकी टाइप कौन सी है? हेडर फाइल। इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम। अच्छा, ये प्रोग्राम में शामिल करनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर उससे रिलेटेड कोई काम हम अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं तो उस हेडर फाइल का हमारे प्रोग्राम में शामिल होना ज़रूरी है। अभी हम थोड़ी देर में एक एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह काम करता है। And third property, the name of header file is written in angle brackets. हेडर फाइल का जो नाम है वो हमेशा ये एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाएगा। तो अभी के लिए 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि बेसिकली हेडर फाइल क्या है? लाइब्रेरी फंक्शंस की कलेक्शन, और उसकी एक्सटेंशन क्या है? .h। ये हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं ताकि उससे रिलेटेड फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें, और ये हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखी जाएंगी। ओके, उसके बाद देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी था उसमें सबसे पहला नाम जो आपने देखा था वो था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। Preprocessor directive is an instruction given to the compiler before the execution of actual program. ये वो हिदायत हैं जो हम हमेशा प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखेंगे, अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के स्टार्ट होने से पहले। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो इंस्ट्रक्शन होती है जो कि कंपाइलर को बताती है कि उसने क्या काम करना है, कौन सी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, कौन से कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने हैं और क्या काम करना है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव। इसको एक और नाम भी दिया जाता है विच इज़ नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव, एंड इट स्टार्ट्स विद हैश सिंबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश के सिंबल से स्टार्ट किया जाता है। ओके, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की 2 एग्जाम है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर और डिफाइन प्री प्रोसेसर। ये दोनों नाम आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर हम अपने प्रोग्राम्स में जो भी हम आगे बनाएंगे सेकेंड ईयर में, उसमें हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आइए देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका सिंटैक्स यानी इसको लिखने का क्या तरीका है, और एग्जाम्पल ये किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। Include preprocessor. The include preprocessor directive enables a program to access a library. Each library contains different header files. Include preprocessor हम अपने प्रोग्राम में तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी लाइब्रेरी फंक्शन को, किसी हेडर फाइल को इस्तेमाल करना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटेक्स क्या है, इसे लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले जो सिंबल आप यूज़ करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखने के लिए वो है हैश। अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश के सिंबल से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद जो एक कीवर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, ख़ास लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाएगा वो है इंक्लूड। क्योंकि ये इंक्लूड प्री प्रोसेसर की बात हो रही है, इसलिए हैश के बाद हमने लिखना है इंक्लूड। देन एंगल ब्रैकेट्स और उस हेडर फाइल का नाम जो आप अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका ये भी है कि आप एंगल ब्रैकेट्स की जगह डबल इन्वर्टेड कॉमाज इस्तेमाल कर लें, लेकिन मोस्टली हम अपने प्रोग्राम में एंगल ब्रैकेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं और यही हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे। ओके, फिर उसकी एग्जांपल देखते हैं कि प्रोग्राम में जब आप ये लिखेंगे तो किस किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। अच्छा, अब इसमें क्या है, हैश वो सिंबल है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंक्लूड बता रहा है कि ये इंक्लूड प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और stdio.h ये क्या है,
.h से आपको पता चलेगा कि ये एक हेडर फाइल है जिसका नाम क्या है, stdio, और उसकी एक्सटेंशन है .h। तो stdio stands for standard input output, I for input and O for output. Second one is hash include conio.h। सेम उसी तरह हैश से स्टार्ट किया जा रहा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, इंक्लूड का कीवर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, और conio नाम है फाइल का, विच इज कंसोल इनपुट आउटपुट। अभी ऑब्वियसली आप नहीं जानते कि कंसोल क्या है, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी जो टाइप है प्री प्रोसेसर की वो है डिफाइन प्री प्रोसेसर। अच्छा, द डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। जो अगर हमने अपने प्रोग्राम में कांस्टेंट का इस्तेमाल करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन प्री प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका है, हैश क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। देन डिफाइन, पिछली स्लाइड में क्या था, इंक्लूड प्री प्रोसेसर के लिए, लेकिन डिफाइन प्री प्रोसेसर के लिए हम डिफाइन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद स्पेस देके उस कांस्टेंट का नाम जो आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हो, देन स्पेस वैल्यू, उसकी जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैश डिफाइन पाई, PI कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है, 3.14। मेन फंक्शन, the main function is the place where the execution of a C program starts. प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे C प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का, वो है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बगैर हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मुमकिन नहीं है, वो चल नहीं सकता जब तक आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होगा। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। If a program doesn't contain main function, it can be compiled but cannot be executed. यानी प्रोग्राम में अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो वो कंपाइल तो हो जाएगा, कंपाइल होने का मतलब है कि वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील तो हो जाएगा, बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, लेकिन वो चल नहीं पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। द बॉडी इज इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। मेन फंक्शन के अंदर जो हम हिदायत लिखेंगे, जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखी जाएंगी। देन C statements. A statement in C language is an instruction for the computer to perform a task. अब एक statement जो भी हम C language में लिखेंगे, जो instruction हम उसमें लिखेंगे, वो कंप्यूटर को बताएगा कि तुमने क्या करना है। इस तरह हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि तुमने क्या काम करना है। Computer perform these instructions one by one the same sequence in which they are written. जिस तरतीब में हम वो हिदायत लिखेंगे, कंप्यूटर बारी बारी उन्हें उसी तरतीब में एग्जीक्यूट करता जाएगा। Each statement in C is terminated with semicolon. This point is very important कि C statement हमेशा किस पे ख़त्म की जाती है, सेमिकॉलन पे। क्या आज के टॉपिक के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद हैं। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। Why C is known as high level language? Briefly describe the history of C language. What is the basic structure of C program? Define preprocessor directive and syntax. Include preprocessor, define preprocessor. What are header files, main functions, C statement, delimiters, stdio and conio stands for. आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।